ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। आज का हमारा विषय है कि श्री मलिक मोहम्मद जायसी जी का जो पद्मावत है वह अन्योक्ति है अथवा समासोक्ति। इस विषय को लेकर विद्वानों में एक बहुत बड़ा मतभेद है कि पद्मावत की जो कथा है वो किस श्रेणी में आती है, उसे अन्योक्ति कहा जाए अथवा समासोक्ति कहा जाए। उसमें आध्यात्मिक भावनाओं का एक मंजूर अभिव्यक्तिकरण है या आध्यात्मिक रहस्यवाद को अभिव्यक्ति प्राप्त हुई है। और ये जो वर्णन कवि के द्वारा किया गया है पद्मावत में, ये अन्योक्ति शैली प्रधान है या ये समासोक्ति प्रधान रचना है। तो ये जो एक विषय है ये एक विवाद का विषय है और बहुत सारे विद्वान इस पर निरंतर चर्चा करते आए हैं। सबसे पहले यदि हम काव्य शास्त्र की दृष्टि से देखें तो काव्य शास्त्र की दृष्टि से अलंकार शास्त्र में ये दो अलंकार माने गए हैं, अन्योक्ति और समासोक्ति। साधारण रूप में जब कवि अपनी बात कहने के लिए कुछ कहना चाहता है और कुछ हटकर कह देता है, इसका अवलंब धारण करता है, तो वह उक्ति उसकी अन्योक्ति कहलाती है। हालांकि कवि अपनी बात को कहने के लिए दोनों ही अलंकारों का सहारा लेते हैं। ये नहीं है कि किसी एक का सहारा लेते हैं, किसी एक के अवलंब पर चलते हैं। उन्हें अपने काव्य को सौंदर्य प्रदान करना है और काव्य सौंदर्य जब अपने प्रवाह में आता है और जब कवि की भावनाएं प्रवाह में आती हैं, तो जब जैसा उसे आवश्यकता होती है तब वैसा वह यथा समय उन अलंकारों का प्रयोग करता है। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जो एक उत्कृष्ट कवि हैं, उन कवियों के काव्य में अलंकार स्वतः मंडित होते चले जाते हैं। उनको काव्य में गूंथने के लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। तो ये जो एक मंडन है, अलंकारों के इस सौंदर्य का मंडन है, ये पद्मावत में भी स्वाभाविक रूप से परिलक्षित होता है। लेकिन जो एक साधारण सी बात है, तो उसके रूप में यदि हम देखें तो सीधे सीधे ये कहा जाएगा कि जब कवि कहना तो कुछ चाहता है और कहता कुछ हटकर है, उसका जो अर्थ है, उसका जो भाव है, वो कुछ अन्य ही होता है, तो उसे हम अन्योक्ति कहते हैं। और जब ऐसी स्थिति खड़ी होती है तो इस स्थिति में इस अलंकार के काव्य में निहित होने पर उस भावना को समझने के लिए व्याख्या की भी आवश्यकता होती है। लेकिन इसके विपरीत जब कवि जो प्रत्यक्ष कहना चाह रहा है और वही उसके कहने का उद्देश्य भी है और उसे वो स्वाभाविक रूप से उस अलंकार के द्वारा कहता है, तो वो समासोक्ति कहलाता है। यहाँ पर जो कवि के कहने का उद्देश्य होता है वो स्पष्ट होता है, पाठक को अपने आप ही समझ आता है और जो साधारण पाठक है, श्रोता है, वो उसको सरलता से समझ लेता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो काव्य का आस्वादन है उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा पाठक को अनुभूत नहीं होती। तो इस प्रकार ये दोनों ही अलंकार, चाहे वो अन्योक्ति हो अथवा समासोक्ति, दोनों ही काव्य का सौंदर्य बढ़ाते हैं। हम देखते हैं कि कवि जायसी ने दोनों ही अलंकारों का प्रयोग काव्य में किया है। इसलिए ये एक विवाद का विषय है कि हम इस काव्य को किस श्रेणी में रखें, इसे अन्योक्ति कहें या समासोक्ति कहें। तो यदि हम एक देखें तो जो एक रहस्यवादी कवि हैं, रहस्यवादी कवियों ने जब ईश्वर की सत्ता को प्रकृति में देखा, अनुभूत किया, तो वैसा ही अनुभूत जो भाव उनको हुआ, उसकी अनुभूति को, उस जो भाव उन्होंने स्वयं अनुभूत किया, उस अनुभूत भाव को अपने पाठकों तक, अपने श्रोताओं तक पहुंचाने का जो एक प्रयास उनका रहा है, चेष्टा उन्होंने की है, वो चेष्टा करते हुए जब वो प्रकृति के या ईश्वर के प्रति अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करते हैं और
ईश्वर पर प्रकृति को आरोपित करते हैं, तो दोनों यानी कि प्रकृति और ईश्वर के परस्पर जो क्रिया व्यापार की कल्पना है उसे करते हुए वो रूपकों का निर्माण करते हैं। और अन्योक्ति और समासोक्ति उनके इस रूपकीकरण का एक माध्यम होती है और वह उसका स्वरूप ग्रहण करते चले जाते हैं। तो जो अन्योक्ति अलंकार है यह एक साम्य मूलक अलंकार है। इस अलंकार में जो अप्रस्तुत वर्णन है, ठीक है, अप्रस्तुत के वर्णन द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाता है। जो अप्रस्तुत वर्णन है उसके द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाता है और इसे अप्रस्तुत प्रशंसा भी कहते हैं। अप्रस्तुतात् प्रस्तुत चेद गम्यते पंचधातुका अप्रस्तुत प्रशंसा से। तो इस रूप में जब जो अप्रस्तुत है उस अप्रस्तुत के वर्णन के माध्यम से जब प्रस्तुत की व्याख्या की जाती है, उसका बोध कराया जाता है, तो वह अप्रस्तुत अलंकार कहलाता है, अप्रस्तुत प्रशंसा कहलाता है। और अन्योक्ति या अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार में सामान्य रूप से अप्रस्तुत विषय का ही वर्णन किया जाता है, लेकिन कभी उस अप्रस्तुत वर्णन के द्वारा किसी प्रस्तुत अर्थ की व्यंजना करता है, वही करना चाहता है, तो वह जो उसकी प्रस्तुत अर्थ की व्यंजना है वही प्रमुख स्वरूप को धारण करने वाली है। इसके विपरीत यदि हम देखें समासोक्ति अलंकार, तो जो समासोक्ति अलंकार है उसमें विशेषणों की समानता के कारण प्रस्तुत के वर्णन के माध्यम से अप्रस्तुत का बोध कराया जाता है। जो चीज प्रस्तुत है उसका वर्णन करते हुए और जो अप्रस्तुत नहीं है, जो अप्रस्तुत है यानी कि जो प्रस्तुत नहीं है उसका बोध कराया जाता है। तो वहां पर जब ऐसी स्थिति बनती है तो इस स्थिति में समासोक्ति अलंकार होता है। तो कवि भिखारी दास भी इस स्वरूप का विश्लेषण करते हुए कहते हैं कि जहां प्रस्तुत के कथन में अप्रस्तुत का ज्ञान कराया जाए या उसका वर्णन किया जाए जिससे कि अप्रस्तुत का वर्णन भी ज्ञात होता चले, तो वहां समासोक्ति अलंकार होता है। और इसकी पहचान कहीं वाचक से और कहीं श्लेष से होती है। जहां प्रस्तुत में पाइए अप्रस्तुत को ज्ञान, कहूं वाचक कहूं श्लेष से समासोक्ति पहचान। तो ये समासोक्ति की व्याख्या। तो अन्योक्ति और समासोक्ति के अतिरिक्त रूपक के बारे में जो काव्य शास्त्री हैं उन्होंने चर्चा की है। रूपक कथा काव्य में कथा द्वयार्थक होती है। कथा का प्रस्तुत पक्ष किसी सैद्धांतिक अभिव्यक्ति का साधन मात्र होता है और इस सांकेतिक कथा का प्रस्तुत कथा में आद्योपांत अभेद आरोप होता है। तो बहुत सारे विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने की पद्मावत को अन्योक्ति कहा है और बहुत सारे विचारक ऐसे हैं जिन्होंने की पद्मावत को समासोक्ति। तो सूफी या प्रेम मार्गी कवियों ने इस वृत्ति को अपनाकर अन्योक्ति का विकास किया और दोनों ही शब्दों यानी कि अन्योक्ति और समासोक्ति दोनों को हम पद्मावत में देख सकते हैं। पद्मावत की कथा को समग्र रूप में अप्रस्तुत अथवा उपमान के रूप में स्वीकार करते हुए डॉक्टर भागीरथ मिश्र, डॉक्टर रामदहिन मिश्र, डॉक्टर हरदेव और डॉक्टर वर्धमान ने पद्मावत को रूपकातिशोक्ति अथवा अन्योक्ति के रूप में स्वीकार किया, जबकि इसके विपरीत में पंडित चंद्रबली, पंडित रामचंद्र शुक्ल, पंडित रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र,
इन सभी विद्वानों ने जायसी के पद्मावत को समासोक्ति की दृष्टि से देखा, और कुछ विद्वान ऐसे हैं जो पद्मावत को प्रतीक पद्धति में रचित एलिगरी स्वीकार करते हैं, जिनमें डॉक्टर शंभुनाथ सिंह आते हैं। हालांकि पद्मावत में जायसी जी ने उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिरिक्त स्वभावोक्ति, अन्योक्ति, रूपकातिशोक्ति, इन सब अलंकारों का मनोरम चित्रण किया है। लेकिन फिर भी जो अन्योक्ति और समासोक्ति है, उसके रूप में पद्मावत एक विवाद के रूप में देखा जाता है। अगर हम देखें तो पद्मावत में जायसी ने पद्मावती के सौंदर्य का चित्रण परमात्मा को नारी के रूप में कल्पित करके किया है, और उसके अतुलनीय सौंदर्य के साथ साथ जो उसका प्रेममयी स्वरूप है उसका भी वह चित्रण करते चले हैं। पद्मावत में उन्होंने पद्मावती का जो सौंदर्य है, जो भंगिमाएं हैं, उन्हें ईश्वरीय नूर की कल्पना के रूप में देखा। जहां कहीं भी पद्मावती के रूप सौंदर्य का चित्रण है, उसमें अलौकिक ईश्वर अपने लोकोत्तर सौंदर्य में प्रतिबिंबित होता हुआ परिलक्षित होता। तो ये जितने भी स्थल पर कवि ने पद्मावती के रूप सौंदर्य का चित्रण किया है, तो वहां पर उन्होंने प्रतीक कथा शैली को ग्रहण किया है। जैसे एक स्थल पर वह कहते हैं कि बिन सिंदूर अस जानहु दिया, उजियर पंथ रैनी महत, अर्थात बिना सिंदूर चढ़े हुए जो पद्मावती की मांग है वो इस प्रकार दिखाई देती है जैसे रात्रि में उजला हुआ कोई पथ दिखाई देता है। जहां पर पद्मावती के रूप सौंदर्य का वर्णन उन्होंने किया है, तो वहां पर अनेक प्रकार के उपमान दिए हैं। पद्मावती के रूप सौंदर्य को देखकर हंस मानो छुप गए हैं। पद्मावती का रूप सौंदर्य बिल्कुल अलौकिक है, अनुपम है। जब वो अपने जूड़े को खोलकर अपने बालों को लहराती है तो सारा संसार मानो अंधकारमय हो जाता है, और उसकी जो सौंदर्य है, उसकी अलौकिकता अपने आप में दिव्य स्वरूप को धारण कर लेती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि वह सृष्टि के संपूर्ण सुंदर पदार्थों में ईश्वर का प्रतिबिंब दिखाई देता है। संपूर्ण सृष्टि के जितने भी सुंदर पदार्थ हैं उनमें उसी का यानी कि ईश्वर का प्रतिबिंब दिखाई देता है, अर्थात पद्मावती को वो देखते हैं। और एक स्थल पर तो उन्होंने ये कह दिया है कि सातों द्वीपों में जो सर्वश्रेष्ठ द्वीप है वो सिंघल द्वीप है, क्योंकि सिंघल द्वीप में वो सौंदर्यवती स्त्री पद्मावती रहती है। और एक स्थल पर उन्होंने कह दिया है कि उसके सौंदर्य से जितनी भी नारियां हैं वो भी सौंदर्यवान होती चली जा रही हैं। ऐसा लगता है वो जिधर दृष्टि डालती है वो सारे दृश्य और अधिक रमणीय हो जाते हैं। तो अप्रस्तुत अर्थ में पद्मावती परम सत्ता की प्रतीक है, और जायसी का लक्ष्य पद्मावती के रूप वर्णन द्वारा उसी परम ज्योति के अपरिमित सौंदर्य का वर्णन करना। तो यहाँ पर जो जायसी का सौंदर्य वर्णन है, जिसमें उन्होंने लौकिक और अलौकिक, भौतिक और लोकोत्तर दोनों दृष्टियों से उसके मोहक, रमणीक, सजीव, मादक, जीवंत सौंदर्य चित्र को उपस्थित किया है, वो कहीं पर भी प्राप्त नहीं होते। उनके इस सौंदर्य वर्णन को देखकर डॉक्टर श्रीनिवास शर्मा ने उचित कहा है कि नारी के लौकिक, अलौकिक, भौतिक और लोकोत्तर दोनों दृष्टियों से जितने मोहक, रमणीक, सजीव, मादक चित्र जायसी के
पद्मावत में मिल जाते हैं उतने अन्यत्र मिलना संभव नहीं। तो वास्तव में जो जायसी ने रत्नसेन और पद्मावती की प्रेम कहानी के माध्यम से जीवात्मा और परमात्मा की उपलब्धियों के एक मार्ग का मानो उद्घाटन किया। तो क्योंकि पद्मावत के कथा प्रसंगों का लौकिक अर्थ के साथ साथ अलौकिक अर्थ भी है, और यत्र तत्र पद्मावती के जो वर्णन है उनमें आध्यात्मिक संकेत देखने के लिए मिलते हैं। ईश्वर का अवतार है, ईश्वरीय तेज विद्यमान है। कहते सिंगल दीप राज परवारी महास्वरूप दई अवतारी। तो ये जो महास्वरूप और अवतारी शब्द हैं अलौकिक ब्रह्म के अवतरण की ओर संकेत करते हैं। तो यहां पर कवि ने अलौकिक वर्णन द्वारा आध्यात्मिक व्यंजना का समावेश किया, और जो उनकी शब्दावली है उसमें आध्यात्मिक सत्ता की व्यंजना होती है। सांसारिक प्रपंचों से मुक्ति मिलने को सूफी मत में फना कहा जाता है, और फना के उपरांत बका अर्थात ईश्वर के प्रति प्रेम की स्थिति उत्पन्न होती है। तो जायसी ने जोगी खंड में फना की स्थिति को भी चित्रित किया। तजा राज राजा जाजू अकिंगी कर गहे दिए। तो इस प्रकार जो उनका ये मतलब के वर्णन है उसमें अलौकिक वर्णन द्वारा वह आध्यात्मिक व्यंजना का समावेश करते हैं, और ये जो पूरा चित्रण दिखाई देता है ये अन्योक्ति के रूप में दिखाई देता है। ये जितने भी उदाहरण हैं ये उनके अन्योक्ति के मूलभूत तत्व के संदर्भ के रूप में प्रस्तुत हुए। इसी प्रकार यदि समासोक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो उसके उदाहरण भी उनमें मिलते हैं, यानी कि समासोक्ति की व्यंजना भी प्राप्त होती है। समासोक्ति एक अलंकार है, और इस अलंकार में समान विशेषणों के बल पर अप्रस्तुत से प्रस्तुत की व्यंजना की जाती है। सूफी कवियों ने प्रेम कथानकों की प्रेमिका को परमात्मा का प्रतीक माना है, और पद्मावत में पद्मावती ही वह है जो परमात्मा के रूप में चित्रित है, और जो पद्मावत का नायक रत्नसेन है वह आत्मा के रूप में कल्पित किया गया है, और इनके लौकिक प्रसंगों से अलौकिक पक्ष की ओर संकेत किया गया। जब अप्रत्यक्ष की ओर संकेत के आधार पर पद्मावत को अन्योक्ति कहा जा सकता है, तो कुछ स्थल ऐसे हैं जहां पर कवि ने सौंदर्य, पद्मावती का जो सौंदर्य है उसका इतना स्पष्ट, सूक्ष्म और प्रत्यक्ष चित्रण किया है, और जो रत्नसेन है वो उसके उस सौंदर्य को और उसके चित्रण को सुनता है तो रत्नसेन की जो विरह की अनुभूति है वो इतनी तीव्र, इतनी उत्कट और अधीर स्थिति वाली है कि वो प्रत्यक्ष दिखाई देने लगती है। दोनों का प्रेम लौकिक रूप में चित्रित होने लगता है, प्रतीत होने लगता है, और इस दृष्टि से दोनों के काव्य में जो एक स्वरूप उपस्थित होता है, इस दृष्टि से दोनों का काव्य में जो स्वरूप उपस्थित होता है वो इतना प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि वो उनका प्रेम एक लौकिक स्वरूप को धारण कर लेता है, और इस स्थिति में उसे समासोक्ति ही कहा जा सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी बिल्कुल ठीक कहा है कि इन्होंने कथा के बीच में समासोक्ति द्वारा कई स्थलों पर परोक्ष सत्ता की ओर संकेत किए।
वो इस बात को कहते हैं कि जायसी जी ने अनेक स्थानों पर ऐसे वर्णन प्रस्तुत किए हैं जो कि समासोक्ति का स्पष्ट उदाहरण है, जहां पर समासोक्ति के माध्यम से ही कवि ने परोक्ष सत्ता की ओर संकेत किया। तो जायसी के लिए जगत तथा प्रकृति मिथ्या नहीं है। इसके लिए प्रकृति के कण कण में ब्रह्म व्याप्त है और प्रकृति में प्रतिबिंबित अपने प्रियतम के मिलन को विरहातुर है। समासोक्ति के आधार पर ही इन्होंने प्रयत्न और मिलन के ये मनोरम चित्र उतारे। ये जितने भी चित्र कवि ने चित्रित किए हैं वो समासोक्ति के आधार पर ही चित्रित हुए हैं। तो इन दोनों आधारों पर यदि हम देखें तो जो पद्मावत है उसमें दोनों ही स्थितियां देखने के लिए मिलती हैं। कुछ विद्वान उसे समासोक्ति ही कहते हैं, कुछ अन्योक्ति कहते हैं और कुछ दोनों रूपों को मानते हैं। क्योंकि देखिए, अगर यदि हम प्रस्तुत अर्थ के साथ साथ किसी अन्य अर्थ की व्यंजना को देखते हैं और वह अर्थ गौण है तो पद्मावत समासोक्ति कहलाए। परंतु यदि प्रस्तुत के साथ साथ अप्रस्तुत अर्थ की व्यंजना अर्थात आध्यात्मिक अर्थ की व्यंजना प्रधान सिद्ध होती है तो पद्मावत की गणना अन्योक्ति परक काव्य में ही की जानी चाहिए। तो कहीं पर तो पद्मावत में प्रधानता प्रस्तुत अर्थ की है या कहीं पर अप्रस्तुत अर्थ की है। इसीलिए इस संदर्भ में विद्वान एक मत नहीं है। पद्मावत का कोई निश्चित आध्यात्मिक अर्थ नहीं है। कवि ने केवल लौकिक भावनाओं पर आध्यात्मिकता का एक आवरण देने के लिए कथा के अंत में एक विस्तृत अन्योक्ति का क्रम देने की अभिलाषा की है और कुछ विद्वान उसी के आधार पर कहते हैं कि ये विशुद्ध अन्योक्ति काव्य है जिसकी संपूर्ण कथा में एक व्यवस्थित प्रस्तुत अर्थ हुआ है और वर्णित कथा पूरी तरह अप्रस्तुत है। लेकिन इसके विपरीत कुछ विद्वानों का मानना यही है कि पद्मावत समासोक्ति काव्य है, क्योंकि समस्त प्रस्तुत वर्णनों में यत्र तत्र एक आध्यात्मिक अर्थ की व्यंजना होती रही है जो कि प्रस्तुत है। कुछ विद्वान मानते हैं कि पद्मावत में यत्र तत्र अन्योक्ति का यत्र तत्र समासोक्ति का निर्वहन हुआ है। तो हम यदि निष्कर्ष रूप में देखें और संपूर्ण पद्मावत का अध्ययन करने के पश्चात जो सामने आता है उस पर ध्यान दें तो कहना यही होगा कि पद्मावत में अन्योक्ति के रूप में भी और समासोक्ति के रूप में भी उसे स्थापित करने का प्रयास किया गया। बहुत सारे विद्वान हैं जैसे कि डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत हैं, वह पद्मावत में अन्योक्ति के 3 पक्षों की व्यंजना की अभिव्यक्ति करते हैं और वो कहते हैं कि इसमें प्रस्तुत प्रत्यक्ष पक्ष जो पंडितों द्वारा दिया गया उसका अर्थ है, प्रस्तुत अप्रत्यक्ष पक्ष जो सूफी साधना से संबंधित अर्थ है और अप्रस्तुत पक्ष जो कथा के वास्तविक वर्णन से संबंधित। तो पद्मावत में रूपक का निर्वाह एक स्थान पर द्विविध स्तरों पर करने का प्रयास जो है यह परिणाम निकलता है इससे, इस बात से कि जायसी किसी पक्ष का सम्यक रूप से निर्वाह करने में लगे हुए नहीं या उन्होंने उसका निर्वाह नहीं किया है या वो कर नहीं पाए। इनके रूपक निर्वाह में एक बिखराव आ गया है और जो रत्नसेन की मूर्छावस्था है, भावाविष्टावस्था है और सिंघल द्वीप वर्णन है,
वहां जो रूपक तत्व है उसका बहुत अच्छे से निर्वहन हुआ। अतः जो अध्यात्म प्रिय पाठक हैं उनके लिए ये पद्मावत एक अन्योक्ति परक कृति हो गई। लेकिन जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं वो कहते हैं कि पद्मावत समासोक्ति काव्य है, और वो कहते हैं कि व्यंग अर्थ को ही प्रधान या प्रस्तुत माना जाना चाहिए। तो जहां जहां दूसरे अर्थ भी निकले हैं वहां वहां अन्योक्ति माननी पड़ेगी, पर ऐसे स्थल अधिकतर कथा के अंग और पढ़ते समय कथा के अप्रस्तुत होने की धारणा किसी पाठक को हो ही नहीं सकती। अतः उन स्थलों के वाच्यार्थ को अप्रस्तुत नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार जो वाच्यार्थ है प्रस्तुत होने से इन सभी स्थानों पर उसमें समासोक्ति ही माननी चाहिए। ये जो मत है ये मत आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो इस रूप में ये एक ऐसा विषय है जिसे हमारे मत से यदि कहा जाए तो समासोक्ति और अन्योक्ति दोनों को ही मान लेना उचित है, क्योंकि अंततः विचारकों ने यही कहा है कि पद्मावत जो है वो अन्योक्ति पूर्ण भी है और समासोक्ति पूर्ण भी है। जो अंततः विचारकों ने और समीक्षकों ने अपना एक मत दिया है और एक निष्कर्ष दिया है, तो सबका कुछ विद्वानों का मानना तो अपने अपने स्तर पर यही है कि कुछ तो यही कहते हैं कि नहीं समासोक्ति है नहीं अन्योक्ति है, और कुछ ऐसा मानते हैं कि कवि के द्वारा कुछ स्थलों पर अन्योक्ति पूर्ण वर्णन किए गए हैं और कुछ स्थलों पर समासोक्ति पूर्ण वर्णन किए गए हैं। अस्तु, ये जो विषय है ये एक विवाद का विषय है। इसे सर्वसम्मति से किसी एक निर्णय पर लेकर जाना अत्यधिक दुर्लभ है। किसी भी एक निर्णय के रूप में ये कह देना कि पद्मावत ऐसा काव्य है कि समासोक्ति है या पूर्ण अन्योक्ति है या पूर्ण समासोक्ति और अन्योक्ति दोनों के साथ चला है, एक निश्चित कथन इस विषय पर कह देना अभी भी एक असमंजस का विषय है। पूर्ण रूपेण कोई एक कथन कह पाना दुर्लभ।